अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं ज़मीर हैदर और आप देख रहे हैं प्रोग्राम पब्लिक पल्स। नाज़रीन, आज इमरान खान साहब ने खिताब किया और उन्होंने कुछ सवालात उठाए। उन्होंने बैकग्राउंड भी बताया रजीम चेंज का, और वो कहते रहे बारहा मरतबा कि मुझे सब मालूम है कि कौन किसने क्या किया। फिर उन्होंने ये भी बताया कि जब उनके हवाले से एक वीडियो बना के निकाली गई जिसमें उनको ये पोर्ट्रे किया गया कि वो तौहीन मजहब कर रहे हैं, तो कहते मुझे उस वक्त से आइडिया हो गया था कि क्या होने जा रहा है। और इसकी आड़ में आकर, क्योंकि जब उन्होंने जो वीडियो बना दी थी और उन्होंने कह दिया था कि मैंने 4 लोगों को नॉमिनेट कर दिया है, जो मुझे मारेंगे तो उनके ऊपर इल्ज़ाम आएगा, तो उन्होंने कहा कि उससे बचने के लिए एक ये बिल्कुल सलमान तासीर वाला एपिसोड बनाने की कोशिश की। और उन्होंने कहा कि मुझे सब मालूम है, लेकिन मैं आवाम के सामने ये सवाल छोड़ता हूँ। और फिर उन्होंने वही सवाल छोड़ा, वो कौन था, जो कि जब उन्होंने ये नाम ले रहे थे तो मुझे शहीद अरशद शरीफ की याद आ गई। और आज सुप्रीम कोर्ट में अरशद शरीफ के हवाले से जो आज खुद नोटिस के ऊपर समाअत हुई, जिसमें ऑनरेबल चीफ जस्टिस साहब ने एक बहुत अहम डायरेक्शन दी, और उसमें उन्होंने कहा कि सबसे पहले तो इस बात की तहकीकात होनी चाहिए कि अरशद शरीफ पाकिस्तान से क्यों गया, वो क्या वजूहात थी जिसकी वजह से अरशद शरीफ पाकिस्तान छोड़ने पर मजबूर हुआ, इसको इन्वेस्टिगेट होना चाहिए। और उन्होंने कहा, क्योंकि जस्टिस एजाजुल एहसन साहब ने कहा कि ये जो केस है इसमें 3 ममालिक इन्वॉल्व हैं, पाकिस्तान, दुबई और कीनिया, तो आलमी इस पर ऑनरेबल चीफ जस्टिस साहब ने कहा कि वजारत खारजा को यूएन के से राब्ता करना चाहिए और उनको रिक्वेस्ट करनी चाहिए कि वो इसको इंटरनेशनल इन्वेस्टिगेशन के लिए मावनत के लिए कहें, इन दोनों मुल्कों को भी। और उन्होंने वाज़े तौर पर कह दिया कि 1 महीने के अंदर जो है वो मुकम्मल होनी चाहिए, जिस पर अटॉर्नी जनरल का ख्याल था कि जनाब कि शायद पॉसिबल नहीं है, क्योंकि अभी ये टीम जाएगी JIT दुबई और कीनिया, उसके बाद फिर आके, लेकिन उन्होंने कहा कि 1 महीने में होनी चाहिए। अरशद शरीफ शहीद की फैमिली की तरफ से एतराज़ात थे JIT की जो थी लोग उस पर, और उन्होंने कुछ कहा कि जी कुछ रिटायर्ड लोगों का कहा कि उनको शामिल किया जाए, तो जिस पर ऑनरेबल चीफ जस्टिस ने कहा कि आप इसकी फिक्र ना करें, ये बिल्कुल सही काम करेंगे और इन पर हम नज़र रखे हुए हैं। तो हमारी तो दुआ यही है, और रोज़ाना उठते बैठते हम यही दुआ करते हैं कि अल्लाह ताला अरशद शरीफ के कातलों को सज़ा दे। और यकीनन अदालत तो है ही है, लेकिन आखिरी हमारा सवाल जो है, जो दुआ है, वो अल्लाह ताला के हजूर ही है कि जनाब मतलब अल्लाह ताला हमें कम अज़ कम ये इंसाफ ज़रूर मिले कि हमें पता चले कि अरशद शरीफ शहीद को किसने कत्ल करवाया या किया। और और हम चाहते हैं कि हम देखें कि वो हमारी आंखों के सामने ज़लील व रुस्वा हों, क्योंकि ऐसे प्यारे आदमी को हमसे छीना गया जिसकी कमी शायद हर सांस के साथ महसूस होती है। इस पर भी नाज़रीन ये तो मामला थे ही आज के जो हुए, लेकिन आज हम अपना प्रोग्राम का फोकस रखेंगे इकॉनमी पे, जो कि वाइट पेपर आया, उसके बाद PTI की जानिब से वाइट पेपर आया, और उसके बाद फिर इसहाक डार साहब ने भी उसको क्वेश्चन उस पर रेज किए, और उन्होंने इसहाक डार साहब का कहना था कि इस वाइट पेपर ने मायूसी ज़्यादा फैलाई है अवाम के अंदर, और ये यकीनन मामला हैं। और प्रोग्राम के आखिरी हिस्से में गुजरात को जो डिवीज़न बनाने के बाद जो कि वारदातें वहाँ पर जारी हैं, और उसको रुकवाने की बहुत अशद ज़रूरत है, क्योंकि एनवायरमेंटल चैलेंजेस भी हैं, ह्यूमन राइट्स की वायलेशन भी हो रही है, और ज़रई ज़मीन को भी तबाह किया जा रहा है। इस पर भी बात करेंगे प्रोग्राम के आखिरी हिस्से में। मैं अपने मेहमानों का तारुफ करवाता चलूँ। मेरे साथ शेख साहब हैं, सीनियर रहनुमा पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून, डॉक्टर आबिद सुलेरी हैं, माहिर मौशियात हैं, और मुजम्मिल असलम साहब हैं हमारे साथ, माहिर मौशियात हैं। कैसे रहमत शेख साहब? इसहाक डार साहब ने कहा कि वाइट पेपर जो है वो मायूसी फैला रहा है, जो PTI ने वाइट पेपर जारी किया है, तो उन्होंने उसके नंबर्स को तो क्वेश्चन नहीं किया, लेकिन फिर मायूसी कैसे फैला रहा है? हुकूमत आपकी, पिछले 8-9 महीने से सारे पॉलिसी डिसीजंस आपके। रहीम ज़मीर हैदर साहब, जैसा कि आप जानते हैं कि ये जो मईशत है ना, वो कोई 8 महीने या 1 साल का खेल नहीं है, ये मुसलसल पॉलिसीज का नतीजा होता है। लेकिन हमें जो हुकूमत हमने ली, जिसके उसके हालात क्या थे, उन्होंने जो करंट अकाउंट है वो, क्योंकि जून की क्लोजिंग में आपको बता रहा हूँ 17
अरब डॉलर का करंट अकाउंट खसारा हुआ। हालांकि डॉलर जब इन्होंने लिया 120 से 2018 में, तो उसके बाद 188 तक जब अभी हुकूमत कोलिशन को मिली है तो 188 था। तो उसके बावजूद करंट अकाउंट का खसारा हुआ। उसके बाद IMF से इनके जो समझौते हो रहे थे वो कामयाब नहीं थे, जो बात की थी उस पर अमल नहीं किया था। उनको जो पेट्रोलियम लेवी की बात हुई थी वो पेट्रोल की प्राइस घटा दी गई। इसके अलावा ये आप देख रहे हैं कि बहुत बड़ा एक अमाउंट जो है वो टर्फ में दे दिया गया और चंद अमीर फैमिलीज को दिया गया। वो तकरीबन स्टेट बैंक के गवर्नर ने बताया कि मैंने पूछा जब फाइनेंस कमेटी की मीटिंग में, तो उन्होंने बताया कि 650 फैमिली को 450 अरब रुपया दिया है। हालांकि वो अगर 650 मुख्तलिफ कंपनियों को, हालांकि वो 100 फैमिलीज होंगी, तो सिर्फ यही कर्जा अगर SMEs को दिया जाता या ग्रोअर को दिया जाता तो आज पाकिस्तान ग्रो करता और बहुत तेजी से क्योंकि इंजन ऑफ ग्रोथ तो वो है ना। अब ये सारी मशीनरी जो आई पड़ी है, वो हमारे पास काटन भी नहीं है, तो वो ज़ाया कर दिया गया ना। 2.5 अरब, 2.25 अरब, 2.5 अरब डॉलर जो है फ्री में अमीर लोगों को दे दिया गया बगैर किसी इंटरेस्ट के। अब ये कोई इकोनॉमिक्स पॉलिसीज तो थी नहीं। फिर उसके अलावा आप देखिए ना कि IMF के साथ समझौता करके उसको तकमील नहीं किया गया। हम भी ये नहीं कह रहे कि इस वक्त में 8 महीने में बहुत कोई इकोनॉमी ग्रो कर रही है। देखिए ये कहते हैं, इनके यहाँ किसी से पूछ लेना, वो कहेंगे कि हम आखिरी साल में 6% ग्रो कर रहे थे। बिल्कुल कर रहे थे, कोई शक नहीं है। लेकिन अगर 3.5 पौने 4 साल की एवरेज देखें तो 3% है उनकी ग्रोथ जो है, और आपकी जैसे आबादी शेख साहब, 2% से इसमें ज्यादा बढ़। तकरीबन 1.5 पौने 2 साल का अरसा कोविड का भी है, उसको भी जेन में रखिए। जी वो तो अभी अब अरसा आप सैलाब का अगर इस तरह ही देखते रहे हैं तो फिर आप कंपेयर करें ना कि अभी जो सैलाब आए हैं, अभी हमारी हुकूमत को आए आप हुए वैलिड अभी पॉइंट, 9 वेरी महीने राइट, नहीं हुए। वेरी बहुत राइट। बड़ी जिसमें 30 अरब डॉलर का तखमीना लगाया जा रहा है, और जो ग्रोथ है हम तवक्को कर रहे थे 5%, तो उसको अब 1.5-2% की सही। ग्रोथ इदारे कर रहे हैं। मतलब सिर्फ ये है कि हम सबको ये जो पॉलिसी है ना, कर्जे पे कर्जा लेना, कर्जे पे कर्जा लेना, जो कुछ कैसा में कोई शेख साहब, तीस बिल्कुल आपने तीस सही हजार फरमाया। अरब रुपए का कर्जा लिया गया है शेख साहब, नोट छाप। सही। जी जी शेख साहब बिल्कुल सही फरमाया, लेकिन कुछ दिनों से जब इसहाक डार साहब टीवी पे आते हैं तो थोड़ी सी मायूसी उनके चेहरे पे नजर आती है, और वो कह रहे हैं कि इस वाइट पेपर ने मायूसी ज्यादा फैलाई है जो PTI ने लॉन्च किया है। और दूसरी बात यह कि आप इनिशियली मिफ्ता इस्माइल साहब के क्रिटिक रहे हैं, और मैं सुन रहा था अभी एक उन्होंने किसी YouTube चैनल को कोई इंटरव्यू दिया हुआ है जिसमें उन्होंने कहा कि उनको बहुत अफसोस हुआ जिस तरीके से उनको हटाया गया। आप क्या समझते हैं कि डार साहब जो हैं वो उनकी कोई गलत पॉलिसीज की वजह से अभी तक चीजें बेहतर नहीं कर सके? मुख्तसर सर। अमीर हैदर साहब, मैं समझता हूँ कि हमारा जो आईन है ना, वो मैंडेट देता है कौमी असम्बली को तमाम इकनॉमिक पॉलिसीज की और बजट की। सही। इसमें सेनेट का भी कोई वोट नहीं होता, शामिल नहीं होता मनी बिल में। ये क्योंकि मेनली मनी बिल का ही तल्लक है इकनॉमिक पॉलिसी से। ये डायरेक्टली इलेक्टेड जो आपके कौमी असम्बली के मेंबर हैं, उनका प्रीरोगेटिव होता है ये पॉलिसी बनाना। हमारे मुल्क में जो भी आए ना, जिस भी, वही रिपीट होते रहे। आप हफीज शेख को देखें तो वो पीपल पार्टी में भी रहे और PTI में भी रहे। आप शौकत तरीन को देख लें, अब आप देख लें मिफ्ता पहले भी रहे। अब मुझे बताइए कि उनका मैंडेट क्या है? वो आम लोगों से उनका राब्ता नहीं, उनका किसी को जवाब तो नहीं वो देना। डार साहब भी तो मैं उसी तरह मैं सेनेटर ही है ना सर? समीर, ये लोग जो है ना, ये लोग मेरे से जूनियर हैं। सही। मैं इनसे ज्यादा चैम्बरों में रहा और ज्यादा वोट लेता रहा लोगों के, और फिर 30 साल से ये सोच के आया कि हम कोई इकोनॉमिक पॉलिसी में कोई तब्दीली करेंगे और आम लोगों को बेहतरी करेंगे, को हमारा डायरेक्ट बिजनेस से तल्लक है। तो मेरी आप फैमिली अभी बहुत मशवरे देते हैं शेख लेकिन साहब? हमें मौका नहीं देते। मौका ही नहीं ये देते। चंद चलें इस पर फिर मजीद भी बात करते हैं। मैं चाहूंगा कि डॉक्टर आबिद सुलहरी साहब का भी कमेंट ले लूं, माहिर मुआशियात हैं। डॉक्टर साहब, वाइट पेपर आपने देखा, PTI ने लॉन्च किया, फिर आपने जो रिएक्शन आया वो भी देखा। अब आप हमें बता दें कि मायूसी किस वजह से है? अच्छा, डॉक्टर आबिद सुलहरी साहब की लाइन ड्रॉप हो गई है। मुजम्मिल असलम साहब। जनाब, सर सवाल वही है, मायूसी क्यों है? अच्छा जी, मैं जवाब देता हूँ। कैसर साहब जो है ना, मुझे बड़े प्यारे लगते हैं, बड़े महबूब हैं। इनके गिले शिकवे सिर्फ हमसे नहीं हैं, इनके गिले शिकवे अपनी जमात से हैं।
बेचारे जो हैं जमात में अपनी इनकी कोई सुनवाई नहीं है, और अच्छे भले कारोबारी शख्स है, और इनकी जमात में एक डिक्टेटरशिप इसे कहते हैं। और वो मिफ्ता इस्माइल साहब तो आजकल बड़े खूबसूरती से बयान कर रहे हैं कि जमात में सुनवाई के लिए आपको नवाज शरीफ का रिश्तेदार होना कितना ज़रूरी है, वरना आपकी कोई हैसियत नहीं है, कीड़े मकोड़े बाकी सारे उनकी नज़र में। तो इनके साथ है। लेकिन मैं आपको वाइट पेपर की बात बता देता हूँ कि वाइट पेपर की दो बुनियादी वजूहात थी। ये जो टीवी पे अक्सर आ जाते थे PMLN के लोग, वो जो है ना आके सीधा ही इल्ज़ाम तराशी करते थे कि जी हमने तो 2018 में एक खूबसूरत स्विट्ज़रलैंड बना के दिया था पाकिस्तान को, और फिर पाकिस्तान ने उसको जो है सूडान बना के, जो है PTI ने सूडान बना के हमारे हाथ दे दिया, और जब से हमें दिया हमने उसको वापस से पेरिस बना दिया। मुज़म्मिल असलम साहब की आवाज़, ये जी 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 आ रही है आवाज़ मेरी आपको जमीर साहब? जी जी बोलें बोलें। जी, तो वो हमने जो इस वाइट पेपर को कोशिश की कि 2013 से 2022 दिसंबर तक की कहानी को एक कागज में समेट दें। 2013 से 2018 क्या पाकिस्तान में हुआ, 2018 जब हमें मिला पाकिस्तान किस हालत में मिला, और उसकी हालत को हमने किस तरीके से बेहतर किया, चीज़ों को आगे लेके गए। फिर उसके बीच में जो कोविड आपने भी जिक्र किया, कोविड के बाद का पाकिस्तान, और फिर मार्च 2022 के बाद का पाकिस्तान। तो बेसिक मकसद ये था कि जो मार्च 2022 ये जो दावे कर कर आए थे, तो उस वक्त हमने किस हालत में मुल्क छोड़ के गए थे, और आज उसकी क्या हालत ज़ार हो गई है, और जो 2018 में जो हमें दिया था उसमें क्या हालात थे। अब डार साहब को शिकवा ये हो गया कि अब हमने जो है ना लफाजी नहीं की, हमने उसको डेटा और पिक्चर्स में एक्सप्लेन कर दिया। अब वो डार साहब को तो मिर्चें लग गई, वो अगले दिन जो है उन्होंने 2 घंटे की प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दी अगले ने, और 2013 से 18 में भी जो साल की अच्छी चीज होती थी उसको उठा देते थे। हमने कोई तफरीक नहीं की, हमने 2013-18 सारी इस तरह चीजें बयान की। तो वो कोई जो है एवरेज निकाल के बता रहे हैं, किसी की परसेंटेज निकाल के बता रहे हैं, तो उनको तो बुनियादी माशी असूल भी नहीं आते। अब मुझे थोड़ा सा कहना पड़ेगा, जो लोग कहते हैं ना, वो उनकी जो मुंशी अप्रोच और जो उनकी अकाउंटेंट अप्रोच, और ये जो हमारे साथ अभी आबिद सिलेरी साहब भी हैं, काफी मतलब ये वो हैं सीजन लोग हैं। लोग हमें ये कह रहे हैं कि पाकिस्तान में आज की तारीख में इकोनॉमिक्स का तो अमल दखल ही नहीं है, ये जो वजीर खजाना बैठा हुआ है ये तो एडमिनिस्ट्रेटिव मेजर्स ले रहा है, जिसकी वजह से जो है बहुत सारी गड़बड़ हो गई इस वक्त मईशत में। अब मुझे एक बात बताएं कैसर साहब, ये फ्लड की बातें कर रहे हैं, फ्लड से इंडस मोटर का क्या ताल्लुक है? ठीक है ना, फ्लड से जो है दवाइयों की कंपनियों का क्या ताल्लुक है? ये तो चीजें चलनी चाहिए थी। आज मिल्लत ट्रैक्टर बंद हो गया है। ये फ्लड तो हमेशा एक इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटी देता है। जब फ्लड आता है, डेविस्टेशन होती है, तो उसके बाद रीबिल्डिंग होती है मुल्क की। रीबिल्डिंग में तो डिमांड आती है, चीजें जो है उसमें मईशत आगे चलती है। एक अंग्रेजी का वर्ड सीख लेते हैं, उसको जो है लेके चलते रहेंगे, 3 साल तक फ्लड फ्लड करते रहेंगे, जब जाते हुए कोई आखिरी 1-2 महीने में नकली नंबर ऊपर नीचे करेंगे। ये आए थे डार साहब अपना बहुत बड़ा टार्जन लेकर बाहर से, कहते थे कि जी वो 25 साल का IMF का तजर्बा है उसका, कहाँ गया तजर्बा? फिर वो डॉलर डॉलर पहले कहते थे 200 रुपए का डॉलर है, 180 का डॉलर हमारा बुरा लग रहा था, और इनके आने पे 200 का, यानी कि फिर तारीफ करो ना कि अगर हमने 180 का रखा हुआ था। फिर उसके बाद कल उन्होंने क्या हरकत की? कल उन्होंने रुपए की कदर को गिरने की वजह बताई कि आलमी मार्केट में डॉलर मजबूत हो गया है। इनको अब पता चला, कल हमारे व्हाइट पेपर के बाद कल किसी ने कहा कि आप ये बोले क्योंकि आप 200 तो कर नहीं सकते, कालक मलवा दी हमारे मुंह में। फिर आप ये देखें कि जिस तरीके से IMF, रेटिंग एजेंसीज जिस तरीके से इनकी जलालत कर रहे हैं, और जो हमारे आज जखायर, और अभी आपसे मैं बात करते हुए $250 मिलियन के आज और जखायर गिर गए हुए, $5.5 अरब पे जखायर ले आए। अब ये ना कंपैरिजन कर रहे हैं कि मेरे 9 महीने में, 9 महीने की बात नहीं करते, 2 महीने की बात करते हैं। पहले आप ये तय कर लें कि मिफ्ता इस्माइल आप ही का वजीर खजाना था या हमारा था, उसकी बुराइयां भी हमारे खाते में। अब IMF की बात कर लें, IMF प्रोग्राम इनको किसने कहा था कि सितंबर के बाद उसको जून तक रिव्यू वो बढ़वा लें?
पहले तो इन्होंने खुद हमारा IMF का प्रोग्राम हमने गलत नेगोशिएट किया था, सितंबर में खत्म हो रहा था, जान छुड़ाते आप उससे। आपने उसी प्रोग्राम को जून तक लेके गए, फिर उसके बाद उनसे पैसे भी नहीं ले सके, फिर ये कहते हैं कि जी हमने IMF के साथ खराबी कर दी। जरा कैसर साहब अपने आप भी जहन पे जोर डालिएगा। आप असेंबली में आपने इसी IMF प्रोग्राम के खिलाफ वोट डाला था जनवरी में, आपने स्टेट बैंक की खुद मुख्तारी बिल, और जब उस वक्त IMF प्रोग्राम IMF ने कहा था हम खत्म कर देंगे, तो असेंबली में ज्वाइंट सेशन करवाना पड़ा। आप लोगों ने ये काम किया था, आप लोगों ने कार्रवाई डाली, अब आपको IMF बड़ा अजीज हो गया, फिर अजीज होके आपने उसको उसी प्रोग्राम को 9 महीने बढ़वा लिया, मुझे मुजम्मिल और 9 महीने बढ़वाने के बाद फिर IMF ने आपका दरवाजा बंद कर दिया। मुजम्मिल बिल्कुल सही है आपके। एक क्विक क्वेश्चन, क्या IMF ने जो आपने PDL के पेट्रोलियम डेवलपमेंट लेवी के हवाले से जो रिवर्स किया था उस पर IMF ने कोई एतराज किया था, या आपने उनको कन्विंस किया था कि हमारे पास इतना रेवेन्यू में कुशन है, हम ये कर सकते हैं? प्लीज क्विकली यस और नो। लोग कहते हैं कि आपने टैक्स का हदफ क्या हासिल किया कि नहीं किया। अब मैं टैक्स जीरो कर दूं आपका और कैसर साहब पे डबल कर दूं, टैक्स के हदफ को पहुंचना होता है, वो हमने हासिल कर लिया हुआ था, उनको कोई एतराज नहीं था। सही। डॉक्टर आबिद सुलैरी साहब, सर योर टेक, सर मायूसी अब है या पहले थी, और आइंदा क्या लगता है? डॉलर जो है वो मार्केट में मिल ही नहीं रहा। एक बहुत सीनियर आदमी को बहुत थोड़े से डॉलर चाहिए थे, फैमिली का ट्रेवल करना था, वो उनको भी नहीं मिल रहे थे, सिफारिशें करके डॉलर्स कहीं से लिए। देखिए, इस सारी कहानी को जो पिछले 1 साल में हुआ, अगर उसका आप वन लाइनर खुलासा देखना चाहें तो पॉलिटिकल अनसर्टेनिटी जो है वो मईशत के लिए जहर कातल है। तो सियासी अदम इस्तेहकाम जो है उसमें बाकी सब कुछ हो सकता है, उसमें मईशत तरक्की नहीं कर सकती जब आपको पता ही नहीं कि कौन सी हुकूमत कितने दिन रहेगी, कब रहेगी। और ये सिलसिला जो है ये मार्च से शुरू हुआ और ये अभी तक उसी तरह से जारी सारी है। उसमें 2-3 चीजें जो हुई, जो मेरा इंडिपेंडेंट एनालिसिस है कि मार्च में जब वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस का शोर उठा तो हमने देखा कि उस वक्त के वज़ीर आज़म ने जब चाइना और सऊदी अरब का दौरा किया तो उनको रोल ओवर नहीं दिया गया, वादा हुआ, लेकिन जाहिर है कि दोस्त ममालिक ये देखना चाह रहे थे कि इस वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस का रिजल्ट क्या निकलेगा, क्या ये हुकूमत रहेगी या नहीं, क्योंकि उन्होंने किसी शख्स को ऑब्लाइज नहीं करना होता, उन्होंने रियासत को ऑब्लाइज करना होता है। और उसके बाद से वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस जब हो गया और IMF की हमने देखा वो लिम्बो बरकरार रहा, और अब भी जब ये सारा कुछ हो रहा है और उसमें चाइना और सऊदी अरब पे तकिया लगाए बैठे हैं, तो उससे पहले वो जो एक अहम तकर्री थी उसकी वजह से लिम्बो था। दोस्त हुकूमतें देख रही थी कि कौन आता है, किसकी बारी आएगी, और अब ये लिम्बो चल रहा है कि क्या कोई केयर टेकर गवर्नमेंट आएगी, क्या PDM की हुकूमत होगी, क्या नए इलेक्शन होंगे, क्या PTI की हुकूमत होगी। तो ये जो पिछला पूरा साल हमने, बाकी तमाम चीजें अपनी जगह, लेकिन ये जो पॉलिटिकल अनसर्टेनिटी है, आई थिंक इन्होंने भी हमारी मईशत को बड़ा नुकसान पहुंचाया। एक तो पहले ही से रशिया यूक्रेन की लड़ाई और फ्लड्स की वजह से एक आफत आई हुई थी, दूसरी तरफ ये अदम इस्तेहकाम, और अब जो डॉलराइजेशन की जो आपने बात की, तो जाहिर है कि जब आपके पास ब्रीदिंग स्पेस ही नहीं थी, IMF का प्रोग्राम जब लेट हुआ और दोस्त ममालिक की इमदाद जो है, पहले वो अप्रैल वाला झटका लगा और अब अभी भी हम तकिया किए बैठे हैं कि शायद कुछ ममालिक से डॉलर आ जाएंगे, तो यहाँ पे एक पैनिक ऑलरेडी क्रिएट हो गया। अब जो एक डिफरेंस है इंटरबैंक रेट का और कर्व मार्केट का, उसका नुकसान ये हो रहा है कि जिस किसी ने भी रेमिटेंस भेजनी है, जिस किसी ने भी एक्सपोर्टर ने अपनी एक्सपोर्ट प्रोसीड कैश करवानी है, तो बैंक में जाते हैं तो उनको 226 रुपए मिलते हैं आज के रेट के हिसाब से, ओपन मार्केट में 250 रुपया मिल रहा है। तो फिर वो हुंडी और हवाला और बाकी सारे चैनल इस्तेमाल करते हुए जब पर डॉलर 24-25 रुपए ज्यादा मिल रहा है तो वहां पे क्यों ना जाए। तो एक पैनिक आ गया। अगर ये ग्रेजुअली एडजस्ट होता रहता है इंटरबैंक रेट मार्केट रेट के मुताबिक, तो शायद इतना ज्यादा पैनिक जो है वो ना आता। बिल्कुल, इस पर मजीद भी बात करेंगे। मुझे कहा जा रहा है ब्रेक के बाद। तो कैसर अहमद शेख साहब, एक तो ये कि आपसे कुछ सजेशंस भी लेना चाहेंगे, अगर आपको कोई सुनता नहीं है तो आपके लिए हमारा प्लेटफॉर्म हाजिर है, कुछ सजेशंस दें। और दूसरा ये एक आम तासुर भी ये बात हो रही है, कुछ लोगों से भी बात होती है, वो कहते हैं कि अगर ये जो डार साहब ने तलवार लटकाई हुई है मनी चेंजर्स के ऊपर, अगर वो हटा दें और डॉलर की मतलब उस पर इस तरह का चेक रखें सिर्फ बॉर्डर पे,
रहे कि स्मगल ना हो, तो फिर शायद डॉलर की जो है वो दस्तयाब भी होगा मार्केट में, और जब दस्तयाब होगा तो ऑटोमेटिकली वो उसकी रेट भी कम होता जाएगा और रुपी अप्रिशिएट होगा। इस पर भी जानने की कोशिश करेंगे अपने माहिरीन से। अभी वक्त का नाज़रीन हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक नाज़रीन। नाज़रीन, कैसर अहमद शेख साहब और बहुत गहरी नज़र रखते हैं फाइनेंशियल और इकोनॉमिक मैटर्स पर। पीएमएलएन के सीनियर लीडर हैं और 12 मरतबा ये जब पीटीआई की हुकूमत थी तब उन पर भी क्रिटिसाइज करते थे, और लीगल मामलात पे, मतलब जो पॉलिसी मैटर्स हैं उनको बहुत अच्छी तरह समझते हैं और फाइनेंस कमेटी के हेड भी हैं। कैसर अहमद शेख साहब, आपको अगर नहीं सुना जा रहा, नहीं समझा जा रहा, तो बताएं आपके पास क्या तरीका या क्या है, क्या कुछ बताएं, सजेशंस दें। देखिए ज़मीर, मसला यही है कि जब हम डिस्कस करते हैं एक पार्टी और दूसरी पार्टी को कंपेयर करते हैं इकोनॉमिक और फाइनेंस में, आपने अपने मुल्क की ओवरऑल ग्रोथ को देखना है। देखिए हमारा मुल्क क्या कर रहा है। 1990 में इंडिया हमारी तरफ देख रहा था, इंडिया की इकानमी जो है वो रुकी हुई थी और हमारे यहाँ ग्रोथ हो रही थी। हमसे इंडिया 4 गुना था, आज इंडिया 12 गुना उनकी इकानमी हो गई है। जब तक आप अपनी इकानमी को नहीं बढ़ाएंगे, वहाँ पे क्या वजह हुई, डायरेक्ट फॉरेन इन्वेस्टमेंट वहाँ आ रही है। हालांकि कोविड हमसे ज़्यादा था, लेकिन पिछले साल उनके यहाँ 44 बिलियन डॉलर की और अभी 50 बिलियन डॉलर की बाहर से डायरेक्ट फॉरेन इन्वेस्टमेंट आ रही है। हम 1-1 अरब डॉलर के लिए धक्के खा रहे हैं। क्या वजह है, क्यों नहीं हम फैसिलिटेट कर रहे? बात 3.5 साल इन्होंने हुकूमत की, क्यों नहीं इनके यहाँ डायरेक्ट फॉरेन इन्वेस्टमेंट आई? पीटीआई अभी नहीं आ रही। हम जब तक अपने ब्यूरोक्रेट को हम फैसिलिटेट नहीं करेंगे, पाकिस्तान की इकानमी को दिखाएंगे नहीं कि हमारे यहाँ क्या लुक्रेटिव पॉइंट्स हैं, उस दुनिया के किसी मुल्क ने भी तरक्की की है ना, मैंने बहुत विजिट की है और सबको बड़ा डेप्थ में स्टडी किया है, बगैर किसी डायरेक्ट फॉरेन इन्वेस्टमेंट के, क्योंकि वही टेक्नोलॉजी ला सकता है और वही जाके यहाँ पे एक्सपोर्ट लेड ग्रोथ करवा सकते हैं। चाहे आप वियतनाम ले लें, कोरिया ले लें, थाईलैंड ले लें, ताइवान ले लें, बांग्लादेश ने अभी रिसेंटली, और इंडिया ने भी। तो मकसद सिर्फ ये है। उसके बाद हम एसएमईज को आगे नहीं बढ़ा रहे, हम चंद अमीरों को। ये मैंने एक सवाल किया था, उसका जवाब नहीं दिया मुजम्मल साहब ने। 2.25 अरब डॉलर लुटा दिए बगैर इंटरेस्ट के 0% पे, और अमीरों को दिए, सिर्फ अमीरों को। अगर वो आप एसएमईज को देते हैं, इमीडिएट मेजर क्या सजेस्ट करते हैं डॉक्टर साहब को, कौन सा इमीडिएट मेजर लेना चाहिए? एसएमईज इंडिया में, ये फिगर्स है, मैं आपको ऑथेंटिक फिगर दे रहा हूं, उनके टोटल कर्जे का 15% एसएमईज को मिलता है, 85 दूसरों को मिलता है। हमारे यहाँ 7% है एसएमईज को, बांग्लादेश में 12% है। अब आप जब इंजन ऑफ ग्रोथ को पैसे ही नहीं देंगे, लाखों ट्रेडर हैं और छोटी इंडस्ट्री है और ग्रोर हैं, जब तक आप उनको नहीं। बांग्लादेश ने कैसे तरक्की की, ग्रामीण बैंक की मिसाल उनकी आपके सामने। फिर सूरत ये है कि अब हम तो सिर्फ एक ग्रोथ हमारे यहाँ हो नहीं रही। ग्रोथ क्या हो रही है कि अगर 2% आबादी बढ़ रही है तो हमारे नहीं 3% एवरेज से ऊपर ग्रोथ नहीं जा रही पिछले 4-5 साल में। हमारा जो टैक्स है, आप ये अंदाजा कीजिए कि इंडिया में टैक्स उनकी जीडीपी का 17% है, हमारे यहाँ 9% है। और फिर इंडिया की इकानमी हमसे 12 गुना हो गई है, उनका टैक्स हमसे 20 गुना हो गया। बिल्कुल सर, लेकिन क्विक रेमेडी सर, क्विक मेजर क्या हो सकती है? यार यही है कि आप फैसिलिटेट, आप अपनी इकानमी को बाहर के लोगों के लिए अट्रैक्टिव, अपने भी बिजनेसमैन के लिए। यहाँ तो रुकावटें ही रुकावटें हैं। कोई बंदा पाकिस्तानी पैसा लेके बाहर जा रहे हैं, पाकिस्तानी जो है आज हमारे यंगस्टर्स, जब आप उनको रुकाएंगे, उनके पास नोटिस ही नोटिस भेजते रहेंगे, उनको चेक ही कर। ब्यूरोक्रेट को हमने चेक नहीं किया, उसने हमें ईज ऑफ डूइंग बिजनेस नहीं करने दी। बिल्कुल, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस करने के बगैर पाकिस्तान की इकोनॉमी आगे नहीं बढ़ती। ब्यूरोक्रेट्स डरते भी बहुत रहे हैं, कर्जा नहीं देंगे ना उनको। आप कोलैटरल के बगैर कर्जा नहीं देते, कोलैटरल तो उनके पास होते ही नहीं है। बिल्कुल, आम बंदे के दरमियान बेसिक सजेशन शेख साहब जो मैं समझाऊं कि एसएमईज को एम्पावर करना चाहिए, और बेसिक और के विंडो, एक साल में 30 अरब डॉलर इंपोर्ट बढ़ गई। सही, अब बताइए कि क्यों बढ़ गई इतनी इंपोर्ट? बिल्कुल, ये जो इन्होंने शेख साहब आपका पॉइंट आ गया, हम तो कम कर रहे हैं। बिल्कुल शेख साहब आपका पॉइंट आ गया, आपका पॉइंट आ गया। बिल्कुल मुजम्मिल, आपने क्यों इतने अरब रुपए कुछ चंद लोगों को दे दिए? जवाब दें उसका। शेख साहब ने जो सवाल उठाया था, ये टर्फ के पीछे पड़े हुए हैं कि जी टर्फ क्यों दे दिया इन्होंने। ये पाकिस्तान की वाहिद हुकूमत है जिसने जो है बिजनेसेस को फ्रंट पे लाए और जो है उल्टी सीधी सड़कें और ये जो है उस पर अरबों रुपए नहीं ज़ाया किए। 2 अरब डॉलर 2.5 अरब डॉलर जो है ऑरेंज ट्रेन पे नहीं ज़ाया किए,
कारखाने लगाए जिससे रोजगार मौके मिले और इसके अलावा मुल्क की बरामदात बढ़े। तो ये हमने जो है पहली दफा ये कर्ज ऐसे नहीं दिया कि आप आके ले जाएं, शर्त रखी कि ये कर्ज आपको उस वक्त मिलेगा जब मशीन आएगी पाकिस्तान में, और अगर आपके मुल्क में मशीन आ रही है तो उसने अंडे बच्चे देने हैं, उसने कारोबार करना है। वो एक इनकी अलग बात है कि या वो उस 100 लोग या 200 या 300 लोगों ने उसका ज्यादा फायदा उठाया, जिसके पास बिजनेस प्लान था, जिसने जो है कंट्रीब्यूट करना था वो किया। अब बात आ जाए एसएमई की कर रहे हैं। मैं कैसर साहब को थोड़ा सा, ये तो बैठते भी हैं फाइनेंस कमेटीज में, इनको याद कराता हूं कि ये वाहिद हुकूमत थी जिसने कामयाब पाकिस्तान और कामयाब जवान के नाम के साथ प्रोग्राम शुरू किया था, और जिसमें सूद के बगैर जो है, और फिर इसके अलावा नया पाकिस्तान हाउसिंग स्कीम, जिसमें लोगों ने इनको जाके बोला कि इतना नेक काम इमरान खान ने किया था, बिला सूद जो है घरों के कर्जे मिल रहे थे, लोग घर बना रहे थे, 5 लाख रुपए एग्रीकल्चर पे था, 5 लाख रुपए एसएमईज पे था, वो उस पे था जो छोटे कारोबारी थे। अब बात इनकी, मैं एक बात से एग्री करूंगा, अगर आप बैंकों की बैलेंस शीट उठा के देखें या बैंकों की आप जो वो देखें, मिक्स देखें, तो उसमें जो है 80% से ज्यादा जो है, एक तो ये कि बड़े कारखानों को पैसा चले जाता है, दूसरा ये कि सिर्फ बड़े शहरों को, कराची, फैसलाबाद, लाहौर, इस्लामाबाद, इवन पेशावर, कोयटा भी नहीं है लिस्ट में, सारा का सारा पैसा जो है पूरा मुल्क जमा करता है बैंकों में और यहां से निकल जाता है। उसकी वजह क्या है? उसकी वजह भी यही नवाज शरीफ है, जो इन्होंने बैंकों को, सेठों को बेचा है ना, सारे जितने सारे सेठों को बेचे, इनका गठजोड़ है। आप इनके बैंक में, मैं हूं, मेरी लाखों रुपए की आमदनी है, मुझे जो है गाड़ी के अलावा लोन नहीं दिया कभी इन्होंने। एक दफा मैंने एक कंपनी लेनी थी, मैंने एक प्रॉपर्टी दी जिसकी वैल्यू, आज तो हर चीज करोड़ों में आ गई है, उसकी वैल्यू कोई अच्छी खासी करोड़ों में थी और ए एरिया में थी, ये भी नहीं कि कोई जराई लैंड था, कराची का ए एरिया क्लिफ्टन में थी, उसके अगेंस्ट मुझे लोन नहीं दिया। क्या बोला कि आपने लाइफ में पहले कभी लोन नहीं लिया तो आपकी क्रेडिट हिस्ट्री नहीं है। तो इन्होंने ही सारे सेठों को इन्वॉल्व किया, इन्होंने जो है, मैं नाम नहीं लूंगा उन बैंकों के, उनको बेचा। ये आपस में ही खेलते रहते हैं और आपस में एक दूसरे को देते हैं, ये जो ऊपर बिठाए हुए उनके साथ ये सारी गेम होती है। और फिर बात कर रहे हैं कि इमरान खान शौकत तरीन, हालांकि खुद बैंकर है, उसने पहली दफा ये जो मैं आपको बात बता रहा हूँ, नया पाकिस्तान स्कीम, उसने जो है बैंकों को माइनस करके माइक्रो फाइनेंस बैंक के थ्रू काम शुरू कर दिया था। लेकिन बात ये है कि ये अप्रिशिएट नहीं करेंगे किसी चीज को, कारोबारी को पैसे दिए तब इनको प्रॉब्लम हो गया, कारखाने लगे, मशीन लगी, एक्सपोर्ट होगी, कहते क्यों दे दिया आपने पैसे। एक तरफ बात कर रहे हैं जीडीपी की, एक तरफ बात कर रहे हैं एम्प्लॉयमेंट की, और दूसरी तरफ आप खुद डिस्करेज कर रहे हैं चीजों को। आप ये कहेंगे ये 2 काम आपने अच्छे किए थे, तीसरा काम भी आप साथ साथ करते हैं तो मजा भी आता है। ये एक दूसरे के डॉक्टर आबिद सुलैही साहब की तरफ जाना चाहूंगा। डॉक्टर आबिद सुलैही साहब, एक तो ये कि जो अभी बात हो रही है कि एसएमईज को एम्पावर नहीं किया, और दूसरा डार साहब ने कहा कि जी बैंक्स ने कुछ डॉलर्स के अंदर जो है वो विंडफॉल प्रॉफिट्स कमाए हैं और हम इसकी इंक्वायरी कर रहे हैं। बैंकर्स का ख्याल है कि ये इसमें निकलना कुछ नहीं है, क्योंकि वो समझते हैं कि उन्होंने कोई इस किस्म की ऐसी काम नहीं किया। कुछ बैंकर से भी बात हुई है, योर टेक ऑन इट सर। जी, मेरा ख्याल है विंडफॉल प्रॉफिट तो जाहिर है कमाया गया था, लेकिन वो कुछ 3-4 महीने पुरानी बात हो गई, जबकि एलसीज पे अभी उस तरह के कर्व लगने शुरू नहीं हुए थे। उस वक्त जो एलसीज खुल रही थी, बैंक्स जो एडवांस एलसी खोल रहे थे, उसमें मुंह मांगे रेट्स उन्होंने लिए, और यकीनन उस वक्त एक विंडफॉल प्रॉफिट था जो कि हाईलाइट भी हुआ। और ये सिर्फ पाकिस्तान में नहीं था, ये बांग्लादेश का, अगर आपको याद हो तो बांग्लादेश सेंट्रल बैंक ने 1-2 बैंक्स को बड़ा लंबा चौड़ा उन्होंने उस पर फाइन भी किया था, उन्हीं दिनों में इन्वेस्टिगेशन शुरू करके उसको इन्वेस्टिगेशन को कंप्लीट कर दिया था। जाहिर है कि विंडफॉल प्रॉफिट कमाना चूंकि उसके खिलाफ उस तरह का रूल नहीं है, और जब रूल नहीं होगा तो बैंक्स जो है वो उन्होंने जो भी अपना एक रिस्क का प्रीमियम रखा वो रख के उन्होंने एलसीज खोली। बैंक ये जस्टिफिकेशन देंगे, हुकूमत की जस्टिफिकेशन ये होगी कि उन्होंने इसको एक्सप्लॉइट किया, लेकिन बहरहाल उसका जो नतीजा निकला वो सार्फिन पे निकला, जिनको के महंगे दामों एलसीज खुलवाना पड़ी, और एक पैनिक जो मार्केट में आया जो कि उस वक्त से शुरू होकर अभी तक चल रहा है। बिल्कुल आबिद सुलैही साहब, एक चीज जो कि मैंने बात की कि अगर मनी चेंजर्स जो अभी मतलब अंडरग्राउंड सारी ट्रेडिंग हो रही है डॉलर की, अगर ये तलवार हटा दें तो कम से कम ये है कि डॉलर मार्केट में तो आ जाए। इसको ग्रेजुअली
ग्रेजुअली इंटर बैंक रेट को ओपन मार्केट का जो भी इस वक्त डिमांड और सप्लाई के हिसाब से रेट है उस पर आने देना चाहिए, ताकि ट्रांजैक्शन जो है वो बैंक्स की तरफ जाएं। इस वक्त तो लेजिटिमेट ट्रांजैक्शन जो है वो भी हुंडी हवाला के जरिए हो रही है। डिफरेंस इतना ज्यादा आ गया है कि उसमें बैंक्स में सिर्फ वही पैसे, तो मनी चेंजर्स डरे हुए हैं ना, वो कहते हैं कि जी हम तो मतलब अगर $10,000 किसी को देते हैं तो आगे FIA वाले आकर छापा मार देता है कि जनाब ये क्या। हाँ, या फिर ये कहते हैं कि आप ये मनी चेंजर्स के सारे लाइसेंस जो है उनको, बड़ी वो परेशान कुन बात मैं कहने जा रहा हूँ कि अगर ऐसे ही करना तो फिर उन सबके लाइसेंस जो है वो मुअत्तल कर दें, और ये जो सारी होती है फॉरेन एक्सचेंज, ये बैंकिंग के जरिए शुरू कर दें कि जिस तरह बैंक कर रहे होंगे। यानी किसी एक को तो काम करने दें, या मनी चेंजर को करने देना चाहिए या बैंक्स को करने देना चाहिए। इस वक्त तो ये है कि ना बैंक ही कुछ कर पा रहे हैं और ना मनी चेंजर ही कुछ कर पा रहे हैं। सही, बिल्कुल सही बात। कैसर अहमद शेख साहब, मेरे पास ये वक्त कम है और ये लास्ट सेगमेंट है आप लोगों के साथ, तो मैं चाहूंगा ब्रीफ कमेंट दें। अभी जो डार साहब की पॉलिसीज हैं, इसमें सबसे बड़ा फ्लॉ कौन सा है आपको नजर आता? देखिए, अभी जो बताया ना, ये जब तक इंटर बैंक रेट और ओपन मार्केट के रेट में फ़र्क पड़ रहेगा ना, तो ना एक्सपोर्टर पैसा भेजेगा, इंपोर्टर में प्रेशर है, जो नहीं भी उसको चाहिए, अगर किसी को 100 टन चाहिए तो 200 टन की एलसी खोलने के लिए चाहेगा, और जो जो रेमिटेंस है आपकी वो भी नहीं आ रही। तो ये फ्ला तो है, बहुत बड़ा फ्ला है, और ये क्रिएट इसीलिए हुआ जो मैंने बताया कि जो पॉलिसी रही 3.5 साल, ये नहीं कि मैं ये नहीं कह रहा कौन सी पार्टी ने क्या किया, मैं ये कह रहा हूँ ओवरऑल हमारी इकोनॉमिक पॉलिसीज बिजनेस के मशवरे से नहीं होती। खुद चंद ब्यूरोक्रेट या चंद बंदे बैठ के, मैं तो आपको बड़ा वादे कह रहा हूँ कि फाइनेंस कमेटी का मकसद क्या होता है, जो हम वहाँ डिबेट करते हैं वो भी सिर्फ वो कहते हैं तो रिकमेंड, एक बात पे भी अमल नहीं होता। अगर इस तरह मुल्क चलता रहेगा ना, तो कहीं भी कभी भी पॉलिसी किसी भी गवर्नमेंट में, इन्होंने क्या किया, ये कहते थे ना इमरान खान साहब कि डायरेक्ट टैक्स लगाओ, इनडायरेक्ट नहीं, सारे का सारा कोई फर्क नहीं पड़ा, डायरेक्ट टैक्स नहीं लगाया उन्होंने, SMEs को उन्होंने नहीं दिया, कर्जे जो दिए वो वही अमीरों को दिए। तो हमारे यहाँ भी यही हो रहा है, मैं ये किसी एक पार्टी की बात नहीं कर रहा, क्यों हमारी पॉलिसी मतलब फेल हो आपको रही है, जो नजर आता है क्यों कि हमारा रुपी डॉलर पैरिटी जो है वो सबसे बड़ा फ्लॉ है इस वक्त। लेकिन आम आदमी के लिए क्या सजेस्ट करते हैं? आम आदमी के लिए क्या बेहतरी कर सकती है? महंगाई उसी तरह मतलब आसमानों से भी ऊपर चली गई है, जिंदगी में पहली दफा डॉलर सस्ता है और प्याज महंगा है। आम आदमी तो ये इसमें बड़ी बिलबिला रहा है। हम जब जाते हैं अपनी कॉन्स्टिट्यूंसी में, तो बेचारा क्या करे, ना बिजली का बिल भर सकता है, ना फीस भर सकता है बच्चों की। चलें, आम आदमी को मैं चाहूंगा कि मुजम्मिल क्विक कमेंट ऑन दिस। मुजम्मिल क्विक कमेंट ऑन दिस। देखें जी, फ्लॉ सबसे बड़ा ये है कि इसहाक डार खुद हैं, और उनका जो सबसे बड़ा फ्लॉ ये है कि उनको जो उतारा गया था वो उतारा गया था कि अगले इलेक्शन के लिए जो है आप कोई जो है ना प्लस माइनस करें चीज़ों को, मईशत जाए भाड़ में, मुस्लिम लीग नून जो है इलेक्शन जीते, जो 2017-18 में इन्होंने काम किया तो था। दे दिए 472 अरब की 11 स्कीमें दे दी, डेवलपमेंट एक्ट ने मंजूर कर दी, वो दे दी। 87 अरब रुपए उनको दे दिए MNS को, जिनको खरीद के लाए थे, ये जिनको अपने साथ जोड़ के रखना है। तो और कौम से कह रहे हैं कि जी मुर्गी खाना छोड़ दें, कोई कह रहा है आधी रोटी खा ले, वजीर आजम कह रहे हैं कि मतलब जो है फलां चीज तर्क कर दें। तो फ्लॉ जो है ना इनके जहन में इक्तदार है, जब तक वो इनके जहन से नहीं निकलेगा ये कभी भी पॉलिसी साजी नहीं कर सकते। मैं अब वो उसमें आप डॉलर ले ले, तरह क्या जो भी ले लें, 10 चीजें डाल सकते हैं। डॉक्टर आबिद सुलहरी साहब, योर टेक सर। आम आदमी के लिए क्या कर सकती है इस वक्त हुकूमत? दर्द बहुत है, परेशानी बहुत है, लेकिन देखिए 2023 जो है ये आलमी इक़्तिसाद बाज़ारी और इन्फ्लेशन का साल है। इसमें हमें सोशल प्रोटेक्शन जो है उसको एनहांस करना होगा जितना ज़्यादा से ज़्यादा कर सके। कुछ स्कीम पिछली हुकूमत की बहुत अच्छी शुरू हुई थी, कुछ मौजूदा हुकूमत इसको एनहांस करने की कोशिश कर रही है। प्रोविंसेस और फेडरल गवर्नमेंट को मिलके इस वक्त लोअर मिडिल क्लास और लोअर इनकम क्लास उनको मजबूत करना होगा। टारगेटेड सब्सिडी सिर्फ दे पाएंगे, नॉन टारगेटेड सब्सिडी का जमाना तो लग गया। लेकिन अगर इस वक्त कोई भी ये कहता है कि महंगाई खत्म हो जाएगी अगले 2, 4, 5, 6 महीने में, तो वो बिल्कुल खाम ख्याली है। महंगाई भी उसी तरह से रहेगी, इक़्तिसाद बाज़ारी भी उसी तरह से रहेगी। हमें हर एक को ये सोशल प्रोटेक्शन की तरफ देखना होगा और हमें अपने ज़ाती रवैयों में देखना होगा कि हम कहाँ किसका ख्याल रख सकते हैं, ताकि इंफरादी तौर पर भी हम जिनका ख्याल रख सकते हैं उनका ख्याल रख के इस मुश्किल वक्त से निकाला जा सके।
बहुत बहुत शुक्रिया मुजम्मिल असलम, कैसर अहमद शेख साहब और डॉक्टर आबिद सुलही साहब, तीनों का बहुत शुक्रिया। वक्त हुआ एक ब्रेक का, ब्रेक के बाद आएंगे तो गुजरात डिवीज़न बनाया, बहुत बड़ा फैसला था, यकीनन अच्छा है, डिवीज़न्स बनने चाहिए, लेकिन उसके आड़ में डिवीज़न बना के क्या करना चाह रही है पंजाब की हुकूमत, और खसूसी तौर पर जिसमें कहा जा रहा है मुबैना तौर पर चौधरी परवेज़ इलाही साहब और उनके साहबजादे मुनिस इलाही साहब इस चीज़ में इन्वॉल्व हैं। इस पर बात करेंगे ब्रेक के बाद। वेलकम बैक नाज़रीन, ब्रेक पर जाने से पहले हमने बताया था कि गुजरात डिवीज़न बनाया जा रहा है, यकीनन बहुत अच्छी बात है, लोगों के मसाइल हल होने चाहिए, डोर स्टेप पे होने चाहिए, और हर किसी को लाहौर या बड़े कैपिटल्स की तरफ नहीं भागना चाहिए। और गुजरात एक छोटा शहर नहीं, बहुत बड़ा शहर है। अब गुजरात डिवीज़न जब बनाया गया तो उसके लिए यकीनन एक मैनेजमेंट का कॉम्प्लेक्स भी बनाने की ज़रूरत पड़ी, और 20 किलोमीटर बाहर जो है गुजरात शहर से ज़मीन काबू की जा रही है, जिसमें जंगल ख़त्म किया जा रहा है, फिर वो जो जिसको बरसाती नाले कहते हैं उसका एरिया ख़त्म किया जा रहा है। तो अगर फ्लड्स आते हैं तो वो लोगों की, फिर गांव की ज़मीनें हैं, और फिर ज़रई ज़मीन भी जो है उसको भी मतलब जो है किया जा रहा है। और ना सिर्फ कमिश्नर कम्प्लेक्स जो कि मशीनरी का कॉम्प्लेक्स होगा, बल्कि चौधरी परवेज़ इलाही साहब ने माशाल्लाह वो भी पहले अनाउंस कर चुके हैं, इंडस्ट्री लगवाने की भी मंजूरी दे दी गई है, इंडस्ट्रियलाइजेशन होनी चाहिए, लेकिन उन इलाकों में जहाँ पे आपकी ज़रई ज़मीन जो है वो नुकसान ना उसको पहुँच रहा हो। यहाँ पे जो है अब आपको मोटी मोटी बातें बता देते हैं कि अदालती अहकामात की खिलाफ वर्जी करते हुए 702 केनाल पर मुश्तमिल जंगल को ख़त्म करने की तैयारियां मुकम्मल कर ली गई हैं, मशीनरी पहुंचना शुरू हो गई है, और जंगल ख़त्म करके कमिश्नर कॉम्प्लेक्स बनाने का फैसला किया गया। जंगल के गिरदो नवा में मौजूद ज़मींदारों की ज़ाती ज़रई ज़मीन पर कमिश्नर कॉम्प्लेक्स बनाने की तैयारी है। साइफन और जंगल की ज़मीन पर कमिश्नर कॉम्प्लेक्स बनाने से गुजरात के 20 से ज़ायद गाँव सैलाब की नज़र हो सकते हैं, और ये सारी रिसर्च जो है वो बता रही है, और ये अदालत में भी ये मामला इसी तरह गए हैं। और फिर जो साइफन अगर ख़त्म हो जाएगा, जो बेसिकली सैलाब से बचाने के लिए होता है, तो वो नुकसान तो होगा। फिर गुजरात से 20 किलोमीटर दूर जो है वो गांव में ही क्यों कमिश्नर कॉम्प्लेक्स बनाया जा रहा है, और कहा यह जा रहा है कि उस 20 किलोमीटर के फासले पर कुछ असर रखने वाली शख्सियात की अपनी ज़मीनें भी हैं या उन्होंने ख़रीदी भी हैं। तो ये जो है एक बहुत सीरियस इशू है, एनवायरमेंटल इशू है। आप देख रहे हैं जो कि मौसमी जो तब्दीलियां आ रही हैं, जिसकी वजह से हमने हालिया पिछले साल सैलाब की सूरत हाल देखी, और अभी भी लोग कहते हैं कि अगर आप ग्रीन एरियाज़ को ख़त्म करना शुरू कर देंगे, जंगलात को काटना शुरू कर देंगे, ख़त्म कर देंगे, तो फिर आप इन तमाम तबाहियों के लिए तैयारी कर लें। और हमने पहले ही देखा कि हाउसिंग सोसाइटीज़ जो कि बागात थे, साउथ पंजाब में आपने देखा कि वहाँ पे भी बागात काट कर जो है हाउसिंग कंक्रीट, यानी कि जो एग्रीकल्चर लैंड था उसको कंक्रीट में बदल दिया गया है, और हम गंदम अब मंगवाना शुरू कर रहे हैं। और अगर इसी तरह इसको चेक ना किया गया तो फिर तो हर सूबाई हुकूमत अपनी मर्जी करेगी, ज़रई अराजी जो है वो फिर हाउसिंग सोसाइटीज़ जो है वो कहेंगे कि जी आप हमें किस तरह रोक रहे हैं, हम तो बहुत अच्छे दाम दे रहे हैं किसानों को, और हम ज़मीन उठा लेंगे, ले लेंगे, और फिर इसके बाद हम जो मर्जी करें, हमारा राइट है। आपकी फूड सिक्योरिटी का सबसे बड़ा इशू बनेगा, और इसको कोई देखने के लिए तैयार नहीं है, समझने के लिए तैयार नहीं है। तो हमारी दरख्वास्त यह है कि यकीनन बहुत अच्छा फैसला है कि गुजरात को डिवीज़न बनाया जाए, उसके लिए फिर एक कमिश्नर कॉम्प्लेक्स भी होना चाहिए, एडमिनिस्ट्रेटिव कॉम्प्लेक्स होना चाहिए, मशीनरी को जिन्होंने उस डिवीज़न को चलाना है उनके लिए उठने बैठने की जगह होनी चाहिए जहां लोग आके काम करें। लेकिन खुदारा ऐसी जगह देखें जहां पे अगर आपको ना जंगल काटना पड़े, ना ज़रई ज़मीन ख़राब हो, ना गांव किसी खुदा ना खास्ता किसी जो है आसमानी आफार हो। तो इस पर हम बात करना चाहते हैं, और इंशाल्लाह कोशिश करेंगे कि इस पर आइंदा भी बात करते रहें। अब तक के लिए इतना ही, इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।